क्या हालचाल बच्चा लोग आप सभी का? बढ़िया तो नहीं होगा, क्योंकि बढ़िया तो मेरा भी नहीं है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड होने में इतने सारी चीज़ें मैंने अब तक देख ली, ऑब्जर्व कर लिए, इतने पेरेंट्स से बात कर चुका हूँ मैं, इतने बच्चों से बात कर चुका हूँ, तरह तरह की परेशानी, तरह तरह की प्रॉब्लम सुनी, और लिटरली जिस चीज़ का डर था वही हुआ जो मैं स्टार्टिंग से कह के चल रहा था कि अगर ऑफलाइन राउंड होगा उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय जब से मिड एंट्री स्टार्ट करा, उसके बाद चाहे मिड एंट्री के बाद एक अपग्रेड राउंड लाना हो या एक स्पॉट राउंड लाना हो, और स्पॉट राउंड के बाद स्पॉट राउंड 2 ना ला के मॉप अप राउंड लाना हो, और आखिर में जाके फिर भी 12,500 सीटें बच जाना, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी पैमाने पे विड्रॉल करा गया। यूनिवर्सिटी ने सीटें ही अलॉट नहीं करा था। इस मुद्दे पे मैंने स्टार्टिंग से बोला था, ठीक है, लेकिन कई लोगों ने स्टूडेंट से बात नहीं करा था, पेरेंट्स से बात नहीं करा था, तो कहते थे कि नहीं एडमिशन प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है, यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली विश्वविद्यालय की इंडिया की पूरी एक बहुत नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय आता है जो अच्छे से अपने एडमिशन प्रोसेस को कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब उन लोगों ने भी अगर बच्चों की बात सुनना चालू करा, पेरेंट्स की बात सुनना पड़ा, तो आखिर में जाके वही हुआ जो उनको मालूम था। अब वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय से सवाल पूछने की तैयारी पूछ रहे हैं, जिस तरीके से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी गलती की वजह से एक बच्चे का 1 साल बर्बाद होता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी गलती है वो? आखिर में मॉप अप राउंड कंडक्ट कराने के बाद भी मॉप अप राउंड में भी इतनी सारी गलतियां हुई। आखिर वाले दिन रात के 12 बजे अलॉटमेंट हो रहा है, रैंडम अलॉटमेंट हो रहा है, किसी को 55% पे मिल जा रहा है, किसी को 80% पे कुछ भी नहीं मिला है, किसी को 90% पे कुछ भी नहीं मिला और किसी को 60% पे मिल जा रहा है। इस तरीके की अलॉटमेंट करी गई। तो क्या जो अलॉटमेंट करने वाला बैठा था उस पर्टिकुलर कॉलेज में, जो भी पर्सन कर रहा था, क्या उसने ध्यान नहीं दिया कि मेरे को मार्क्स वाइज करना चाहिए, या उसके पास इतना टाइम नहीं था कि उसके पास जो भी 4,000 5,000 1,000 2,000 बच्चों का डाटा है उसको टैली करूँ, उसको समझूँ किसके मार्क्स ज़्यादा है किसके मार्क्स कम है, या रैंडम जो दिखता गया उसको मैं अलॉट करता गया। इसी कारण से इस साल बहुत बच्चे रह गए, अच्छे बच्चे रह गए, जिनका ऐसा लग रहा था कि सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे जस्ट एडमिशन होने वाला है, उसके बाद स्पॉट राउंड 1 क्या नाम है आपका मिड एंट्री ओपन होने की वजह से उनका रह गया। जिन बच्चों को लगा कि चलो मिड एंट्री की वजह से मेरा रह गया, मेरी गलती नहीं है, मतलब मेरी ही गलती होगी, स्पॉट राउंड 1 में तो सीट मिलेगा, लेकिन स्पॉट राउंड 1 में भी कट ऑफ मिड एंट्री से ज़्यादा गई। सोचा बच्चों ने कि स्पॉट राउंड 2 आ जाएगा, चलो एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन स्पॉट राउंड 2 आने की वजह से पूरा का पूरा क्राइटेरिया सिस्टम बदल दिया गया और मॉप अप राउंड 1 लेके आए, जिसमें क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर अलॉटमेंट हो, और इतने बेकार अलॉटमेंट हुए जिसकी वजह से लगभग 9,500 सीटें जब भी बच गई, और बीच में विड्रॉल ऑप्शन आया भी नहीं, जब भी आपके 9,500 सीटें बच गई, और उस सीटों को आखिर में जाके जब लोगों ने सवाल उठाया, काउंसिल तक बात पहुंची, वाइस चांसलर तक बात पहुंची, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एक नया राउंड कंडक्ट करा दिया, ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड। कहने का तो बहुत सब चीज़ें चल रहा था कि स्पॉट राउंड ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड होगा, यूनिवर्सिटी के अंडर अब सारी चीज़ें हो गई है, जब से सीयूटी आया तब से हमने एडमिशन प्रोसेस अच्छे से नहीं कराया, अब हम अपने अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से स्मूथली करेंगे जैसे पहले करते थे। मैंने देख लिया, ठीक है, मैंने 24 को भी देखा, 25 को भी देखा, 26 को देखा, 27 को भी देखा, बहुत पेरेंट्स से भी बात कर ली, बहुत बच्चों से भी बात कर ली। जिन बच्चों को सीट मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, अच्छी बात है, एज ए टीचर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत हज़ारों बच्चों को आपको इस चैनल से भी एडमिशन मिला है, मैंने बहुतों की पर्सनली भी हेल्प एडमिशन दिलाने में, ठीक है, जितने एफर्ट लगा सकता था मैंने सब कोशिश करा, लेकिन कई ऐसे बच्चे जो जनरली कैपेबल थे सीट लेने के लिए, लेकिन उनको सीट नहीं मिली। इसमें गलती बच्चे का नहीं है, इसमें गलती विश्वविद्यालय का, इसमें बहुत तरीके की गलती हुई। चाहे हम बात करेंगे आपका इन्विटेशन लेटर ना भेज पाना, कई ऐसे बच्चे जिनके पास एक भी इनविटेशन लेटर नहीं गया, और कई ऐसे बच्चे जिनके पास 4-4 5-5 इनविटेशन लेटर गया। 4-5 5-5 वालों की गलती नहीं कह रहा, लेकिन वो बच्चा जो कैपेबल था, जिसकी एक बच्चे की मैंने प्रेफरेंस देखी थी, 90% उसके मार्क्स थे, उसको ना ही बीए ऑनर्स ना ही बीए प्रोग्राम के लिए अलॉटमेंट आया, एक भी मेल नहीं आया उस बच्चे के पास। वहीं मेरे पास 75% वाले बच्चे थे, 70% वाले बच्चे थे। गूगल मीट में मैं क्लास लेता हूं तो वहां से इंटरेक्ट करता हूं, कहते हैं भैया हमारे पास मेल आया था, हमारे पास 2-2 मेल, 3-3 मेल है। वो बच्चा आखिर तक आते आते परेशान रहा कि मेरे को कैसे मेल नहीं आया। और उस बच्चे की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सबके पास मेल नहीं आया, ज़्यादातर बच्चों के पास मेल नहीं आया। ये गलती किसकी? तो आपके एक मेल ना भेजने की वजह से जो बच्चा अभी तक इंतजार कर रहा था कि काश इस साल मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्या पता उसका पहला ड्रॉप हो, क्या पता उसके 2 साल के ड्रॉप हो रखे हो, होने का तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता उसके 3 साल पहले से ही बर्बाद हो। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसने सोचा कि इस साल मैं एडमिशन ले लेता हूँ, किसी ना किसी कारण से मेरे अच्छे मार्क्स है, चाहे 12th के मार्क्स की बात करेंगे चाहे सीयूटी के मार्क्स की बेस की बात करेंगे, उसका एडमिशन नहीं।
ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड मैंने फिजिकली विजिट करा, मैंने जाके देखा कि मल्टीपर्पज़ हॉल में क्या होता है, कैसे होता है। लिटरली बता रहा हूँ, जितना प्रशासन बाहर ऑनलाइन चीज़ों में ख़राब है ना, उससे कई ज़्यादा प्रशासन आपका इनसाइड ख़राब है। कई चीज़ें तो मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ें मैंने देखी। खासकर अगर मैं 26 तारीख की बात करूँगा तो जब आपका बीएससी के लिए अलॉटमेंट हो रहा था पीसीएम और पीसीबी को लेके, अरे बस समझ में, मतलब कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है वहाँ पे। सिस्टम इतना बेकार है, मैनेजमेंट इतना बेकार है। आप ऑनलाइन अभी देख रहे हो, अगर मान लो अभी तक नहीं गए, आप खुद देखो वैकेंसी की लिस्ट देखो, ऐसे ऐसे कोर्सेज में पीडब्ल्यू के कोर्सेज में बीकॉम की लिस्ट देखो, कहाँ से आ गई सीट। पहले तो नहीं थी, अचानक से सीट बढ़ कहाँ से गई। पहले जिस कोर्स में 0 सीट दिखा रहे थे उस कोर्स में 15 सीट आ रही है, 12 सीट आ रही है। जो बच्चा 24 तारीख को आया, 23 तारीख को आया कि भैया मेरे को वो कोर्स चाहिए, मेरे को इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स चाहिए, भैया सीटें ही खत्म थी। आज जाके देख रहा हो तो उसमें सीटें अवेलेबल है। तो ये जब बीच में विड्रॉल का ऑप्शन आया नहीं तो सीटें आई कहाँ से? या तो आपने स्टार्टिंग से ही अलॉटमेंट नहीं करा और वो बच्चा, उस एक ऐसे बच्चे से बात हुई, एक पेरेंट्स से अभी भी मेरी बात होती है जिस बच्चे के 92% और उसको इंग्लिश ऑनर्स मिल सकता था। प्रेफरेंस में एक ही कोर्स डाला था, उस दिन नहीं मिला और उस दिन बोल दिया गया कि 0 सीट है। लेकिन आज जाके पोर्टल पे देखते तो इंग्लिश ऑनर्स की सीट खाली है। वो पेरेंट्स आके मेरे को बोलता है कि भैया क्या करें, यूनिवर्सिटी को हमने मेल करा, हनी गांधी मैडम को हमने मेल करा, उनसे जवाब की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारी बात सुनने को तैयार है। सवाल तो यही है ना कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी गलतियां हो रही हैं, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कोई भी नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। ना ही वो लोग जो पहले प्रेफरेंस लिस्ट बनाते थे और बोलते थे कि हम गाइड करेंगे एडमिशन लेने को, वो भी बात करने को तैयार नहीं है। जो बच्चे सीयूटी की कोचिंग, मतलब जो टीचर सीयूटी की कोचिंग कराते हैं, वो भी बात करने को तैयार नहीं है। बाकी अगर बड़ी मीडिया की बात करेंगे तो उनको इन छोटी न्यूज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं ना कि छोटी चोरी करी जाए चाहे बड़ी चोरी करी जाए, चोरी चोरी होता है, कानून उसको सज़ा बराबर देता है। तो अगर आपने ये राउंड पहली बार कंडक्ट कराया था, मान के चलते हैं कि पहली बार राउंड कंडक्ट कराया, पहली बार राउंड में ऊंच नीच हो सकता है, तो ये पहली बार राउंड की ये नौबत, ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड की नौबत पिछले 3 साल में क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि पिछले 3 साल में चीज़ें ठीक थी, बेटर थी। पिछले 3 साल एनटीए ने गड़बड़ करी थी बहुत सारी, लेकिन एट द एंड ड्यू ने सारी चीज़ें संभाली थी। इस साल सीयूटी भी अच्छा गया, इस साल एनटीए ने भी चीज़ें अच्छी करी और आखिर में आते आके दिल्ली विश्वविद्यालय, बाकी अदर यूनिवर्सिटी में ठीक ठाक करा, आखिर में आते आते दिल्ली विश्वविद्यालय ने चीज़ें गड़बड़ कर दी। अब किस पे दावा करा जाए, किस पे आरोप लगाया जाए? तो कहा जाता है कि जब से सीयूटी का प्रोसेस आया दिल्ली विश्वविद्यालय में गड़बड़ हो रही है। इस साल तो सब ठीक था, इस साल तो सब बेटर चल रहा था, तो एडमिशन प्रोसेस तो स्मूथली चलना चाहिए था, टाइमली सारी चीज़ें हो रही थी, एनटीए का रिजल्ट भी अच्छे से आया था, एग्ज़ाम भी अच्छे से कंडक्ट करा गया था। बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी लेकिन उसको टाइमली ठीक कर दिया गया था। तो अलॉटमेंट तो होना चाहिए था, लेकिन इस साल अलॉटमेंट नहीं, इस साल तो और गड़बड़ होगी, पिछले साल से ज़्यादा गड़बड़ होगी। तो इतनी बातें अब तक हो चुकी है कि कई लोगों को ये लगने लग गया, कई बच्चे मेरे को 2026 वाले बच्चे बोलते हैं कि भैया अगला साल सीयूटी के थ्रू होगा। हमको नहीं लगता अगला साल सीयूटी के थ्रू होगा, हमारे क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा, मैं तो ड्रॉपर हूँ, सीयूटी की तैयारी करूँ ना करूँ। एक सवाल यहाँ क्रिएट हो गया, सब लोग सीयूटी के ऊपर डाउट करें कि सीयूटी की तरफ से गलती है। सीयूटी की तरफ से नहीं गलती है, सीयूटी तो अच्छा है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, बस कंडक्टिंग बॉडी आने वाले टाइम पे और टाइम में सुधार कर ले, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से हो जाए और बेटर हो जाएगा। इकलौता एग्ज़ाम जिसकी मदद से आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, एक बार फीस सबमिट करना है, कहीं भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं। किसी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा अगर मान लीजिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एग्ज़ाम देना पड़ता तो उसको जामिया मिल्लिया एग्ज़ाम आना पड़ता, मान लो किसी दूर रहता, कहीं इंडिया के किसी दूसरे कोने में रहना है तो उसको वहाँ आना पड़ता। एक एग्ज़ाम की मदद से उसके घर के पास वो एग्ज़ाम मिल जाता है, वो आराम से उस एग्ज़ाम को दे सकता है, मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। कितना अच्छा एग्ज़ाम है। हाँ, बस कंडक्टिंग बॉडी में प्रॉब्लम है, वो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे कराना है, वो चीज़ ठीक है, वो दिख भी रहा है, आने वाले टाइम पे चीज़ें दिख भी रही है कि सुधार हो रहा है। जैसे जेई पहले से मच बेटर है, नीट पहले से मच बेटर है, बीच में कुछ गड़बड़ हुई वो चीज़ अलग है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि पहले तो ये सवाल अपने मन से हटा दो कि अगले साल भी सीयूटी से होगा कि नहीं होगा, कंफर्म होगा, 100% होगा, ठीक है। ये ना सोचो कि सीयूटी के थ्रू नहीं होगा, सीयूटी के थ्रू। यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या ये कहें कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट क्या नाम है, टॉप की यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर NRF रैंक 1, 2, 3, 4 ऐसे कॉलेजेस अवेलेबल हैं ऑल इंडिया में, वहाँ पे ऐसी गड़बड़ हो रही है एडमिशन की तरफ से। चाहे सीटें की बात करेंगे, जो सीटें 0 दिख रही थी वो अचानक से बढ़ानी हो और फिर उसमें आके अलॉटमेंट करनी हो, ये किसका गलती है?
क्या आपने वो चीज़ें चेक नहीं करी थी? आखिर में आके वो हो रहा है। बाकी फिजिकली कितना दिक्कत था, कई बच्चों को मेल की टाइमिंग एट द एंड बदल दी गई। मेल टाइमिंग में बोला गया था 2 लोग अलाउड थे, लेकिन अलाउड एक ही लोगों को करा गया। लोगों ने फिर भी सहन करा, लेकिन ध्यान से समझो कि लोग बाहर बैठे थे, बाहर कोई सुविधा नहीं, एक ही पेरेंट्स अलाउड था, गए थे लोग 2, एक पेरेंट्स अंदर है, एक पेरेंट्स बाहर बैठा है, एंटायर डे बाहर बैठा, 8 घंटे बाहर बैठा, 9 घंटे बाहर बैठा है, ना ही खाने का सुविधा, ना ही किसी चीज़ का सुविधा, बाहर किसी भी चीज़ का सुविधा नहीं। तब भी पेरेंट्स बस इसी उम्मीद में है कि बच्चों को एक ना एक सीट मिले। और होता क्या है बच्चों के साथ, उनको इनविटेशन मेल बुलाया जाता है और बोला जाता है आखिर में कि सीट अवेलेबल नहीं। अब जस्ट इमेजिन, आप सोचिए, आप अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से देख रहे हैं तो आप इसको ज़रा सोचिए, आपने किसी बच्चे को मेल करके बुलाया है कि हम आपको सीट देंगे, मतलब मेल में तो नहीं लिखा है कि मेल का मतलब कंफर्म सीट अवेलेबल है, लेकिन इन जनरल आपके पास एक 9,500 लोगों का डाटा था, तो आपने मेल भी तो उसी हिसाब से भेजा होगा ना। 9,500 के लिए मान लें तो 10,000 मेल भेज होंगे और बच्चे आए। या ऐसा हो सकता है कि आपने 9,500 सीट के लिए 15,000 मेल भेज दिए। अब सोच के चलिए, कोई बच्चा कितनी दूर से आ रहा है, कितना पैसा लगा के आ रहा है, बस इसी उम्मीद में कि एक सीट मिलेगा। मेल का इन जनरल ये मतलब होता है कि हाँ, आपने मेल भेजा, अवेलेबल प्रेफरेंस में से बच्चे को कोई ना कोई एक कोर्स तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई, भले वर्स्ट कोर्स ही क्यों ना मिले, लेकिन मिल तो जाएगा। मेल का मतलब ये होता है, ये मतलब थोड़ा ना है कि आप बुलाए और उसको बाद बोले कि नहीं हो पाएगा। और कहाँ वो बात हो रही थी कि हम ऑनलाइन कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे, जो बच्चा आ नहीं सकता है वो तो कुछ हुआ नहीं, देखने को भी नहीं मिला। चाहे बच्चा कितने भी दूर रह रहा हो, आना उसको मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर ही था, आने जाने का खर्चा हुआ, कई लोग अपनी तरफ से आए, कई लोगों ने कितनी मुश्किल से अरेंज करा, और आखिर में जाके उसको यही बोला गया कि हमारे पास सीट अवेलेबल नहीं है, हम आपको सीट नहीं दे सकते। कितनी निराशा हुई। बहुत बच्चों को सीट मिला भी है, बहुत बच्चे खुश भी है, बहुत बच्चों ने कॉलेज जाना चालू भी कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं हुआ उनकी गलती थी? मेरा तो सवाल ये, क्या उनकी सच में गलती थी? अभी भी अगर आप वैकेंट सीट की लिस्ट देखेंगे, कई कोर्सेज में सीटें अभी खाली हैं। जैसे कि हम बात करेंगे बीएससी की, कई कोर्सेज में सीटें खाली हैं, बीए ऑनर्स में कई सीटें खाली हैं, ठीक है, बीकॉम में तो सीटें नहीं है, लेकिन कुछ कैटेगरीज वाइज सीटें अगर हम बात करेंगे तो उसमें सीटें। 29 तारीख को बीए का अलॉटमेंट है, बाकी रेस्ट बीएससी की सीटों को अलॉटमेंट कौन करेगा? उसका अलॉटमेंट कब होगा? वैकेंट सीट तो बच गई है। मान लीजिए आप ये 29 तारीख को लास्ट बोल के चल रहे हैं कि लास्ट हम बीए का अलॉटमेंट करेंगे, और मान लो आपने इनविटेशन नहीं भेजा उन बच्चों को जिन बच्चों को बीएससी का सीट मिल सकता था, और वो वैकेंट सीट का फिर क्या होगा? जो बच्चा अभी भी एक उम्मीद लगा के बैठा है कि चलो सीट मिल जाएगा, उन बच्चों को क्या होगा? आप तो कुछ करने की तैयारी नहीं है, क्या ही बोला जाए, ठीक है। उम्मीद ऐसी नहीं थी, उम्मीद तो बहुत थी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी नहीं बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है, सीयूटी के अंदर सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय है। उसका एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन की बात करेंगे चाहे ऑफलाइन की बात करेंगे, अच्छा ही होगा। हमने ऑनलाइन भी गड़बड़ देखी, हमने ऑफलाइन भी गड़बड़ देखी, दोनों प्रोसेस में गड़बड़ था, ठीक है। छोटी मोटी गड़बड़ नहीं था, इतनी बड़ी गड़बड़ थी कि अगर आपकी वजह से एक बच्चे का भी करियर बर्बाद हो रहा है तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और आपको मालूम है कि एक बच्चे का नहीं, यहाँ पे कई 100 ऐसे बच्चे हैं जिनका करियर बर्बाद हुआ है, और लिटरली बर्बाद हुआ है। और इस साल उन बच्चों का विश्वविद्यालय से भरोसा उठ चुका है। वो अगले साल ये उम्मीद भी नहीं लगा के आएंगे कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में आएंगे, दोबारा एडमिशन के ट्राई करेंगे, दोबारा सीयूटी एग्ज़ाम देंगे, जाएंगे भी तो कॉलेज अगर मान ले आ भी जाए तो कॉलेज को क्या वो सीरियसली लेंगे? मेरे को नहीं लगता कॉलेज को सीरियसली लेंगे। उनको सब ऐसा लगेगा कि यूनिवर्सिटी तो ऐसी ही है, चलो इसमें सारी चीज़ें ऐसी ही करते। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी था, आपको सारी चीज़ें सही करनी चाहिए थी। जो बच्चा एक्चुअल में कैपेबल था, जो बच्चा सीट ले सकता था, उसको सीट देनी चाहिए थी। चाहे हम ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें चाहे ऑफलाइन प्रोसेस की बात करें, हर प्रोसेस में एक पारदर्शिता होनी चाहिए थी कि बच्चे को भी मालूम होना चाहिए था कि कितनी सीटें खाली है, कितना अलॉटमेंट चल रहा है। वो पारदर्शिता स्टार्टिंग के 2-3 राउंड रही और उसके बाद आगे आते आते सारी चीज़ें गायब हो गई। प्लस राउंड किस तरीके से लेके आए इसका एक मिसमैनेजमेंट, ऐसा लग रहा था कि चलो आज डिसाइड करके चलते हैं, ऐसा राउंड लाना है, चलो लेके आ जाते हैं। आपने ये भी नहीं सोचा कि आप 2 राउंड लेके आ रहे हैं, फिर अपग्रेड लेके आए, मिड एंट्री लेके आए, फिर दोबारा अपग्रेड लेके आए, मॉप अप एंट्री लेके आ रहे हैं, स्पॉट राउंड लेके आ रहे हैं, स्पॉट राउंड 1 लाने के बाद स्पॉट राउंड 2 नहीं लेके आए, मॉप अप 1 लाने के बाद आप मॉप अप 2 नहीं लेके आए, ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड लेके आ जाए। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, इस साल आप लोगों से बच्चों की भी और हमारी भी बहुत उम्मीद थी कि एटलीस्ट
सारी चीज़ें स्मूथली होता है, बहुत बच्चों की हेल्प होता है, बहुत बच्चों का एडमिशन हुआ, बहुत बच्चे खुश भी हैं, पढ़ाई चल भी रहा है। लेकिन बहुत बच्चे इस साल निराश हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में निराश हैं। ठीक है, कल 29 तारीख बच्चे लोग आप सभी का अलॉटमेंट है। टाइमिंग पे चेंजेस दिखा रहा है कि 12 बजे कर दी है। बिना वेट करे 9 बजे सुबह पहुंच जाना, किसी भी हाल में वहाँ बैठे रहना, भले बाहर चलेगा लेकिन 9 बजे बैठ जाना। एंट्री पहले हो जाता है, 12 बजे बोलते हैं, एंट्री 11 बजे कर देते हैं, 1 बजे बोलते हैं, एंट्री 10:30 बजे कर देते हैं। ये सिस्टम तो स्टार्टिंग से चल रहा है। तो वहीं बैठे रहना और कोशिश करना कि मल्टीपर्पज़ हॉल में जाके चीज़ों को कोशिश करो कि सीटें हैंडल करने की कोशिश करो, सीटों को ग्रैब करने की कोशिश करो। सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है और उस ख़राब सिस्टम में अगर आप सीट को लेना चाहते हैं तो आपको थोड़े बहुत हाथ पैर अपनी तरफ से मारने पड़ेंगे, जिससे आपको उस पर्टिकुलर डे एक अच्छी सीट या एक एटलीस्ट एक सीट तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मिल सके। आप सभी का धन्यवाद वीडियो के एंड तक देखने का, समझने का। और जो चीज़ मैं स्टार्टिंग से कह के चल रहा था, होप सो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों मैं इस ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड या ऑफलाइन मॉप अप राउंड के खिलाफ था। फिज़िकली जो चीज़ होने वाली थी उसके बारे में जानता था। कई ऐसी चीज़ है जो ऑन कैमरा में बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, आप अगर आप इससे पहले गए हो, आप खुद जानते हो कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन का हिट रखना। और बाकी उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, कहाँ हो आप लोग जो आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं या काउंसलिंग करते हैं या टीचिंग करते हैं। बच्चों को सिर्फ यहाँ स्टार्टिंग में आके एग्ज़ाम दिला देना, प्रेफरेंस बना देना, इतने तक नहीं होता। आपकी जिम्मेदारी है, आप एक काउंसलर हो या फिर आप एक टीचर हो, जो भी आप अपने आप को कहलाने की कोशिश करते हो। इट इज़ नॉट जस्ट ऑफ अर्निंग द मनी फ्रॉम द मेकिंग द प्रेफरेंस लिस्ट और अर्निंग द मनी फ्रॉम द सेलिंग द आवर कोर्सेज या अर्निंग द मनी फ्रॉम द यूट्यूब मोनेटाइजेशन। यू आर इन द मोरल प्रोफेशन, टीचिंग इज द मोरल प्रोफेशन, काउंसलिंग इज द मोरल प्रोफेशन। यू आर लिटरली बिल्ड अ करियर ऑफ एनी स्टूडेंट्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को इतने बड़े पैमाने पर उठाया जाए ताकि वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम बच्चों को फेस ना करनी पड़े। इसलिए तो वो आप पर भरोसा करते हैं। जो भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, टेलीग्राम ग्रुप से, इंस्टाग्राम ग्रुप से ज्वाइन ज़रूर करिएगा। गूगल मीट की क्लास रोज़ डेली होती है, तो वहाँ पे भी मैं चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। करियर रिगार्डिंग एडवाइस चाहिए, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। बस ग्रुप्स जाके ज्वाइन कर लेना। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों ग्रुप से जाके ज्वाइन दोनों कर सकते हैं। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो, हर लोगों तक पहुंचाओ। जो काउंसलिंग करते हो उन तक भी पहुंचाओ, और सब इतना पहुंचा दो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तक ये बात तो पहुंचे, उनके कान में कुछ तो पहुंचे कि क्या चल रहा है, क्या बच्चों तक बीत रहा है। एक बार ऑन ग्राउंड आके तो देखे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है।